चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हम लोग का सेकंड लेक्चर, ठीक है। वृत्तीय गति का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि कोणीय गति क्या होता है, चाहे कोणीय वेग क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन के बाद हमने पढ़ा था कोणीय वेग क्या होता था। तो हम लोग बोले थे कि जिस प्रकार से रेखीय वेग होता है, रेखीय विस्थापन में परिवर्तन का दर, उसी प्रकार हम बोलेंगे यदि वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ पे गति करने के दरमियान, जब वो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो वृत्ताकार पथ पे गति करने के दरमियान किस दर से अपने कोणीय विस्थापन में परिवर्तन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। ये बात हम लोगों ने चर्चा किया था पिछला क्लास में, ठीक है। कि मान लीजिए अगर वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, तो वृत्ताकार पथ पे चलते समय वो अपना क्या करेगा, कोण में परिवर्तन करेगा। किस दर से अपने कोण में परिवर्तन कर रहा है, इसी कोण में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। और इसका एसआई मात्रक के बारे में बताए थे कि इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। क्योंकि कोणीय विस्थापन का जो एसआई मात्रक होगा रेडियन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड, रेडियन पर सेकंड। फिर उसके बाद हमने ये बात कहा था कि कोणीय वेग एक सदिश राशि है और इसका दिशा जो होता है किधर होता है, कोणीय विस्थापन के दिशा में। यानी कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन की दिशा क्या होता है, एक समान होता है। चलिए, आप जानते हैं कि मान लीजिए कि जब हम शहर ए से शहर बी की तरफ जा रहे हैं, यानी बिंदु ए से जब बिंदु बी की तरफ जाते हैं, तो हमारा वेग जो होता है वह नियत नहीं रहता है। हम एक समान वेग से क्या होते हैं, नहीं चलते हैं। मान लीजिए कोई पूछ देगा कि बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रहे हैं, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी पर जाने में जो समय लगा वह लगा 30 सेकंड का, और यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो 300 मीटर है। तो आप चाल बताइए। तो हमने अपना चाल जो बताया 300/30, यानी यहाँ से हमारे कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो हम चाल बताते हैं क्या होता है, औसत चाल होता है। क्या होता है, औसत चाल या औसत वेग होता है। हम बोलेंगे जब आप एक जगह से दूसरे जगह जब गति करते हैं, तो गति के दरमियान आपका चाल या वेग जो होता है वो नियत नहीं रहता है, वो बदलते रहता है। लेकिन जो हम मान देते हैं, कौन सा मान देते हैं, औसत मान देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि नहीं, आप हमें बताइए कि जब हम 20 सेकंड पे होंगे तो उस समय हमारा चाल क्या होगा, तो 20 सेकंड मतलब क्या हो रहा है, एक निश्चित समय पर पूछ रहा है। हमने बताया कि 30 सेकंड के दरमियान हमारा औसत चाल कितना रहेगा। लेकिन अगर एक निश्चित समय पर पूछ देगा, चाहे निश्चित बिंदु पर पूछ देगा, तो हमें कौन सा चाल बताना पड़ेगा, उस क्षण का चाल बताना पड़ेगा, या उस क्षण का हमें क्या बताना पड़ेगा, वेग बताना पड़ेगा। तो जब हम किसी निश्चित समय या किसी निश्चित बिंदु पर जब चाल निकालते हैं, तो उसे हम लोग तत्क्षणिक वेग या तत्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम रेखीय गति के दरमियान तत्क्षणिक वेग, औसत वेग ये सब निकाले थे, उसी प्रकार हम कोणीय गति में भी क्या करेंगे, तत्क्षणिक और औसत कोणीय वेग का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अगर आप याद रखे होंगे किसके लिए, रेखीय के लिए, तो रेखीय में हम बोले थे औसत जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है, कुल विस्थापन बटे में कुल समय के मान के बराबर होता है। दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत चाल। डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, औसत चाल या औसत वेग। उसी प्रकार से हम बोलेंगे औसत कोणीय वेग बराबर क्या होगा, डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी, ठीक है। यानी कुल कितना कोणीय विस्थापन किए और उस कोणीय विस्थापन में कुल कितना समय लगा, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत कोणीय वेग बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए जिस तरह से आप किसी क्षण पर निकालने के लिए वेग का मान आप अवकलन करते थे, किसका अवकलन करते थे, वेग अवकलन करते थे विस्थापन का, किसके साथ, समय के साथ। किसको निकालने के लिए, तत्क्षणिक वेग को। तो उसी प्रकार हम भी क्या करेंगे कि हम तत्क्षणिक कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए हम
यहाँ पे किसका विस्थापन करते थे? रेखीय विस्थापन का अवकलन करते थे। तो उसी प्रकार यहाँ से कोणीय वेग निकालने के लिए तत्क्षणिक हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। किसका अवकलन करेंगे? हम अवकलन करेंगे कोणीय विस्थापन का। किसके साथ? समय के साथ। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा बटे में जो डेल्टा टी आएगा वो किसका मान आएगा? तत्क्षणिक कोणीय वेग का। ठीक है, ये उदाहरण से आपको क्लियर होगा। जैसे में मान लीजिए आपको बोल दिया कि एक व्यक्ति है बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रहा है। ये मान लीजिए बिंदु बी हो गया। जब ए से बिंदु बी पर जा रहा है तो उस समय जो कोण का जो परिवर्तन का जो दर है वो इस प्रकार है। कैसे है? थीटा बराबर 4t² माइनस 4t, इस तरह से है। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा कोणीय विस्थापन है वो समय के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो बोला ए से जब बी तक जा रहा है तो कोणीय विस्थापन का जो मान है इस समीकरण के अनुसार क्या हो रहा है? बदल रहा है। अगर पूछ दे आपसे कि आप बताइए कि 4 सेकंड पर कोणीय वेग का मान है क्या होगा, तो 4 सेकंड पर जब कोणीय वेग पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि हम कौन सा वेग निकाल रहे हैं? तत्क्षणिक कोणीय वेग निकाल रहे हैं। काहे बोल रहे हैं? अगर बोल दिया कि 4 सेकंड पर, तो 4 सेकंड पर मतलब क्या हो गया? एक निश्चित समय पर बात कर रहा है। जब 4 सेकंड पर पूछे यानी निश्चित समय पर बोल रहा है तो यानी कौन सा वेग निकालेंगे? तत्क्षणिक वेग निकालेंगे। और तत्क्षणिक वेग निकालने का क्या प्रक्रिया है कि आप क्या कीजिए? कोणीय विस्थापन का अवकलन कर दीजिए। किसके साथ अवकलन कर दीजिए? समय के साथ। आपको किसका मान आ जाएगा? कोणीय वेग का, तत्क्षणिक कोणीय वेग का। तो हम बोलेंगे तत्क्षणिक कोणीय वेग बराबर डी थीटा बटे में dt। डी थीटा इसका अवकलन करेंगे, कितना आ जाएगा? 4t² माइनस 4t का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 8t माइनस 4। ये हमारा क्या हो गया? हम बोलेंगे तत्क्षणिक कोणीय वेग जो होगा वह होगा 8t माइनस 4 के बराबर। तो ये हम जब समीकरण लेकर आए हैं कोणीय वेग का, इस कोणीय वेग के समीकरण में t भी है, यानी कोणीय वेग का जो मान होगा अलग अलग समय पर क्या होगा? अलग अलग होगा। आपको कितने सेकंड पे निकालना है? 4 सेकंड पे। तो यहाँ पे t का मान कितना रखिएगा? 4। और 4 रखकर यहाँ पे किसका मान निकाल लीजिएगा? ओमेगा का। तो रखते हैं t बराबर 4। t बराबर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 4 माइनस 4, 8 चौके 32। अब 32 माइनस 4, 32 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। तो हम बोलेंगे तत्क्षणिक जो कोणीय वेग है वो 28 रेडियन पर सेकंड है। कब? जब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या? जब 4 सेकंड पे आप हमें वेग निकालिए तब हम इस प्रकार से करेंगे। चलिए अब आगे जरा ध्यान समझिए। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, इसे मिटा देते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ देता कि बताइए कि 4 सेकंड पर पूछा है ना जी। अब यही बात बोल देता 4 सेकंड में। क्या बोल देता? 4 सेकंड में। यही समीकरण दिया था थीटा बराबर 4t² माइनस 4t। अब पूछ देता है कि t बराबर 4 सेकंड में कोणीय वेग का मान ज्ञात करें। तो जैसे ही शब्द हमारे जहन में आया 4 सेकंड में मतलब क्या हो गया कि उस इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, उस जो समय का जो रेंज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब 4 सेकंड में मतलब क्या? 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में हमारा वेग क्या था? तो वेग तो निश्चित नहीं रहेगा, वेग तो बदल रहा होगा। तो हम कौन सा वेग बताएंगे? औसत वेग बताएंगे, औसत कोणीय वेग। तो औसत कोणीय वेग कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे देखिए 0 से लेकर कहाँ तक निकालना है? 4 सेकंड तो का हमें वेग का औसत मान बताना है। तो हम बोलेंगे कैसे ये पता चलेगा 0 से 4 सेकंड? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया t बराबर कितना पर निकालना है? 4 सेकंड में। तो हम बोलेंगे 0 से 4 सेकंड तक आपको क्या निकालना है? औसत वेग। तो हम बोलेंगे औसत जो वेग होगा, औसत कोणीय वेग किसके बराबर होगा? डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा t। यानी 0 से 4 सेकंड के बीच में कुल कितना कोणीय विस्थापन हुआ और उस कोणीय विस्थापन में कुल कितना समय लगा। तो 0 से 4 सेकंड में कितना समय लगा? 4 सेकंड का समय लगा ना जी। यहाँ पे कुल कितना सेकंड का समय लगा? 4 सेकंड का समय लगा। अब ये देखिए कि इस 0 से 4 सेकंड के बीच में कुल कितना कोण में परिवर्तन हुआ। तो पहले कहेंगे कि पहले पता कर लीजिए कि 0 सेकंड पे कितना कोण पे था, एक बार किस पे पता कर लीजिए कि 4 सेकंड पे कितना कोण पे था, और दोनों के बीच के कोण का अंतर बता दिए तो आपको क्या मिल जाएगा? कोणीय विस्थापन मिल जाएगा। क्योंकि कोणीय विस्थापन जो होगा डेल्टा थीटा वो किसके बराबर होगा? बोलेंगे डेल्टा थीटा जो होगा वो डेल्टा फाइनल माइनस डेल्टा
इनिशियल के बराबर होगा, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? 0 सेकंड पे इनिशियल होगा और 4 सेकंड पे क्या होगा? फाइनल। तो 4 सेकंड फाइनल निकालते हैं, तो 4 का मान यहाँ टी का मान कितना रखेंगे? 4। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 48 ना। देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64 और माइनस 4 चौके 16, टी बराबर 4 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना 16 चौके 64 और माइनस 16, ये टी थीटा फाइनल का मान आ गया। और थीटा इनिशियल टी बराबर कितना रखेंगे? 0। जब टी बराबर इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो बुझाया जी कैसे किए? चाहे देखिए फिर से कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो हम बोलेंगे थीटा फाइनल के लिए टी का मान कितना रखेंगे? 4 सेकेंड। अंतिम कितना सेकंड में पहुंच रहे हैं? 4 सेकंड पे। तो थीटा के में टी का मान कितना रखेंगे? 4। तो 4 गुणे 4 चौके 16 माइनस 4 गुणे 4, तो थीटा फाइनल जो आएगा कितना आ जाएगा? 64 माइनस 16 कितना आ जाएगा? तब जी 16 4 5 6 ये आ जाएगा 8 और कितना आ जाएगा? 4 48। थीटा इनिशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इनिशियल कितना पे था? प्रारंभिक 0 पे, तो टी का मान कितना रखेंगे? 0। तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा इनिशियल कितना हो गया? 0। तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल 48 माइनस 0 यानी कितना होगा? कितना रेडियन का कोण में परिवर्तन होगा? 48 रेडियन के कोण में क्या हो गया होगा? परिवर्तन हो गया। तो हम यहाँ पे डेल्टा थीटा का मान कितना रखेंगे? 48 और डेल्टा टी का मान कितना रखेंगे? 4। तो रखते हैं, इसमें कितना आ जाएगा? 48 बटे में 4 बरचौक 48 यानी 12 रेडियन पर सेकेंड। मतलब औसत जो चाल है वो कितना है? 12 रेडियन पर सेकेंड है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में जो औसतन जो हमारा कोणीय वेग होगा वो कोणीय वेग कितना होगा? 12 रेडियन पर सेकेंड रहा होगा। लेकिन अगर 4 सेकेंड पर पूछेंगे तो 4 सेकेंड पर हमारा कितना था? 28 रेडियन पर सेकेंड। कितना था? 28 रेडियन पर सेकेंड। इस बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन देते हैं, फटाफट आप करके बनाइएगा। अगर शब्द में आ गया 4 सेकेंड में मतलब क्या हो गया? एक टाइम रेंज का बात हो रहा है। जब टाइम रेंज का बात होगा तो समझ जाइए कि औसत चाल निकालना है। अगर बात ये आ गया 4 सेकेंड पर चाहे 10 सेकेंड पर आ गया तो समझिए कि एक निश्चित समय पर पूछ रहे हैं। जब निश्चित समय पर जब कोणीय वेग निकालेंगे तो कौन सा वेग निकालेंगे? तत्क्षणिक निकालेंगे, क्योंकि एक निश्चित समय का बात हो रहा है ना। चलिए लिखिए, यदि किसी वस्तु का कोणीय विस्थापन, देखिए फटाफट, यदि किसी वस्तु का कोणीय विस्थापन दिए गए समीकरण थीटा बराबर 16t माइनस 4 के अनुसार बदलता है तो वस्तु का कोणीय वेग ज्ञात करें। पहला, तो वस्तु का कोणीय वेग ज्ञात करें। t बराबर 2 सेकेंड में, t बराबर 2 सेकेंड में। दूसरा, t बराबर 4 सेकेंड पर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा। तो देखिए जैसी क्वेश्चन मिला ये हम समझ गए कि हमारा कोणीय जो विस्थापन है वो समय के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। जब कोणीय विस्थापन होगा यानी कोण का मान समय के साथ बदलेगा तो पक्का हो गया कि उसमें क्या आएगा? कोणीय वेग आएगा। ठीक है, और कोणीय वेग आ गया। अगर किसी निश्चित समय पर पूछ रहा है तो निश्चित समय पर कौन वेग निकाल कर देंगे उसको? तत्क्षणिक कोणीय वेग। अगर एक समय का रेंज के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या रहा होगा कोणीय वेग, तो हम कौन सा वेग निकाल कर देंगे? औसत कोणीय वेग निकाल कर उसको देंगे। तो पहला जो प्रश्न में है वो शब्द है मे का मतलब क्या बताते हैं? मे का मतलब हो गया टाइम इंटरवल के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वेग निकालेंगे? औसत कोणीय वेग। क्या निकालेंगे जी?
औसत कोणीय वेग। औसत कोणीय वेग किसके बराबर होता है? डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी के बराबर। डेल्टा थीटा मतलब क्या हो गया कि कुल कोण में कितना परिवर्तन हुआ होगा, और उसके बाद डेल्टा थीटा क्या बताएगा, डेल्टा टी कि कितना कुल समय में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आपको 2 सेकंड में निकालना है, तो यानी 0 सेकंड से लेकर कहाँ तक, 2 सेकंड तक, तो टाइम में कितना परिवर्तन हुआ, 2 सेकंड का। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि प्रश्न में दिया गया है डेल्टा टी का मान कितना, 2 सेकंड। कहाँ से कहाँ तक जी, 0 से 2 सेकंड। ठीक है, इसलिए डेल्टा टी का मान कितना हो गया, 2 सेकंड का। अब डेल्टा थीटा कि कोणीय विस्थापन क्या हुआ होगा, चाहे कोणीय विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ होगा, तो कोणीय विस्थापन देखिए t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 सेकंड में कितना कोण में परिवर्तन हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कि 0 सेकंड पे कितना डिग्री कोण पे था, चाहे कितना रेडियन कोण पे था, और एक पता करेंगे कि 2 सेकंड पर कितना डिग्री या कितना रेडियन कोण पे था। तो यहाँ पे अगर t का मान रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो थीटा देगा वो किस में देगा, रेडियन में ही देगा। ठीक है, तो हम पहले पता करते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t बराबर 0 सेकेंड पर थीटा का वैल्यू क्या था, तो बोलेंगे एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 0 माइनस 4, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, 16 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, अब माइनस कितना 4, यानी प्रारंभिक कोण जो था वो -4 रेडियन के बराबर था। किसके बराबर था, -4 रेडियन के बराबर था। कहाँ पे, 0 सेकंड पे, तो ये प्रारंभिक था। अब हम क्या निकालेंगे, अंतिम अपना क्या निकालेंगे, कोणीय विस्थापन के अंतिम में उसका कोण कितना होगा, तो कितना सेकंड पे, 2 सेकंड पर अंतिम हुआ होगा ना जी। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, थीटा फाइनल वो हमारा अंतिम कोण होगा, थीटा फाइनल बराबर कितना जाएगा, 16 गुणे 2 और माइनस कितना 4, तो 16 दूनी 32 और माइनस कितना 4, 32 में से 4 गया कितना बचा 28, कितना हुआ 28। तो अंतिम जो कोण है वो कितना का है, 28 रेडियन का। प्रारंभिक कोण कितना है, -4 रेडियन का। तो कोण में कितना परिवर्तन हुआ, हम बोलेंगे डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा फाइनल, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, तो डेल्टा थीटा बराबर अंतिम कोण कितना जी 28 रेडियन, प्रारंभिक कोण कितना है -4 रेडियन, तो माइनस कितना लिख देंगे 4, तो डेल्टा थीटा बराबर कितना होगा 28 4 और चौके 32 रेडियन का कोण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ये कोण में परिवर्तन कितना सेकंड में हो गया है, 2 सेकंड के अंदर। इसीलिए हमारा जो औसत कोणीय जो चाल होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा थीटा का मान कितना रखेंगे 32 और डेल्टा टी का मान कितना रखेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 16 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए जो दूसरा क्वेश्चन निकालना होगा तो क्या हो रहा है, t इक्वल टू कितना सेकंड पे 4 सेकंड पर, शब्द जब आ गया पर का मतलब क्या हो गया, एक निश्चित समय पर पूछ रहा है। और जब निश्चित समय पर कोई वेग निकाला जाता है तो वो कौन सा वेग निकालते हैं, तत्क्षणिक वेग निकालते हैं। कौन सा वेग निकालते हैं, तत्क्षणिक वेग। तो हम बोलेंगे t बराबर 4 सेकंड पे, तो कौन सा वेग इसको निकाल कर देंगे, तत्क्षणिक। लेकिन तत्क्षणिक में कौन, कोणीय कि रेखीय, कोणीय वेग पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे, तत्क्षणिक कोणीय वेग। चलिए निकालते हैं। तत्क्षणिक कोणीय वेग कैसे निकालते हैं जी, अवकलन करके। किसको अवकलन करते हैं, थीटा को, किसके साथ, समय के साथ। ठीक है, तो तत्क्षणिक कोणीय वेग आपको तुरंत बताए थे, दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। तत्क्षणिक कोणीय वेग बराबर होता है डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी थीटा बाई क्या करेंगे, डी टी। तो ओमेगा बराबर थीटा कितना है जी 16t माइनस 4, इसका अवकलन कर देंगे किसके साथ, t के साथ। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 16t का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 16 4 एक नियतांक है, नियतांक का अवकलन कितना होता है 0। तो ओमेगा जो आएगा कितना आएगा 16 रेडियन पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है कि जो हमारा तत्क्षणिक जो आ रहा है, तत्क्षणिक कोणीय चाल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 रेडियन पर सेकंड, यानी यह समय पर आश्रित नहीं है। ये कितना रह रहा है हमेशा 16 रेडियन पर सेकंड ही रह रहा है। ठीक है, ये समय के अनुसार नहीं बदलेगा। फटाफट इसको कीजिए, उतारिए।
हो गया सर। चलिए, जिस प्रकार से हमने रैखिक विस्थापन और कोणीय विस्थापन के बीच में संबंध स्थापित किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। किसके किसके बीच में? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के बीच में, यानी ओमेगा और भी के बीच में क्या करेंगे? एक रिलेशन को क्या करेंगे? स्थापित करेंगे, संबंध को स्थापित करेंगे। देखिए, हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो रेखीय विस्थापन होता है उसको किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं, ठीक है। और कोणीय विस्थापन जो होता है वो किससे दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो रिलेशन था उसको हमने ऐसे लिखा था कि जो एस होता है वो इक्वल होता है आर इंटू थीटा के। किसके इक्वल होता है? आर इंटू थीटा के, ठीक है। आर क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, और थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। इसको हमने प्रूफ भी किया था, आपको बोला भी था कि आप चाहें तो इस प्रकार से भी ध्यान में रख सकते हैं कि आपको जूनियर क्लास में भी इसको प्रूफ भी कराते हैं। बोले थे कि आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो चाप की जो लंबाई होगी वो क्या होगा? रेखीय विस्थापन होगा, ठीक है। और ये जो कोण होगा इसी को हम लोग कोणीय विस्थापन बोलते हैं, और चाप की लंबाई जो एस होता है वो आर गुणे थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? रिलेशन आ गया रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन के बीच में। देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि ऐसे अगर सोचेंगे और इसी आधार पर अगर हम संबंध लिखना चाहेंगे तो एस क्या है? हमारा एस जो है वो क्या है? रेखीय विस्थापन। तो रेखीय विस्थापन पे हम के जगह पे हम क्या लिख देते हैं? रेखीय वेग बराबर आर गुणे, यहाँ पे क्या है? थीटा। तो थीटा क्या था? कोणीय विस्थापन। और कोणीय विस्थापन की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? ओमेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे देखने से तो लगता है कि ऐसे भी हम रिलेशन लिख सकते हैं, भी बराबर आर गुणे ओमेगा। ये रिलेशन जो है वो क्या है? सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करके देखेंगे। कैसे? जरा समझिएगा पहले लॉजिकल बात। मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है। जब हम वृत्ताकार पथ पे अपना स्थिति में परिवर्तन कर देंगे तो स्थिति में परिवर्तन के दरमियान इस पाथ पे जब हम चलेंगे तो इस पाथ पे हमारा क्या होगा? एक रेखीय वेग भी होगा, और कोण में परिवर्तन होने के कारण हमारे पास क्या होगा? कोणीय वेग भी होगा ना जी। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए से बिंदु बी पर गए, तो बिंदु ए से बिंदु बी पर जाने में हमारा रेखीय विस्थापन एस हुआ। तो इस एस को तय करने में जो समय लगा कितना मान लेते हैं? टी लगा। तो हम बोलेंगे ये जो कोण का जो विस्थापन हुआ थीटा, इसके लिए भी समय कितना लगा होगा? टी ही लगा होगा। अरे जब बिंदु ए से बिंदु बी पर गए होंगे तो जितना रेखीय विस्थापन करने में समय लगा होगा उतना तो कोणीय विस्थापन करने में भी तो समय लगा होगा। मान लीजिए रेखीय विस्थापन में टी, तो कोणीय विस्थापन में समय कितना लगा होगा? टी ही लगा होगा। जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बटे में डी टी, और ये भी हम जानते हैं कि जो रेखीय वेग होता है वो बराबर होता है डी एस बटे में डी टी, रेखीय विस्थापन का अवकलन समय के साथ। अब यहाँ से देखिए एस का जो मान है यहाँ पे क्या कर देते हैं? पुट अप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? v बराबर डी, एस के जगह क्या लिख देंगे? आर गुणे थीटा, आर डिवाइडेड बाई क्या? डी टी, यानी आर थीटा का अवकलन करना है किसके साथ? समय के साथ। तो अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रहा होगा, शब्द ध्यान दीजिएगा, क्या हम बोल रहे हैं? सिर्फ वृत्ताकार पथ। अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रहा होगा तो वृत्ताकार पथ पे घूमने के दरमियान क्या वस्तु का कभी भी त्रिज्या बदल रहा होगा कि त्रिज्या उतना ही रहेगा? त्रिज्या उतना ही रहेगा। जब वृत्ताकार पथ पे घूमेगा तो त्रिज्या में परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ परिवर्तन किसमें आएगा? थीटा में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आर थीटा में जो आर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, और सिर्फ जो चेंज आएगा वो किसमें आएगा? थीटा में ही आएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं v बराबर आर को बाहर कर दीजिए और अंदर में लिख दीजिए क्या? डी थीटा बटे में डी टी। ध्यान रखिएगा, ये कब ले आए हैं? जब वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रहा होगा तब, क्योंकि आर यहाँ पे कांस्टेंट लिए हैं। आर कांस्टेंट कब रहेगा? जब पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या है वो बदलता नहीं है, इसलिए। अब देखिए v बराबर आर गुणे डी थीटा बटे में डी टी, और डी थीटा बटे में डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं?
ओमेगा बोलते हैं, ठीक है ना जी। ओमेगा इक्वल टू dt बटे में dt, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ओमेगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा r गुणे ओमेगा, चाहे इसे लिख सकते हैं v बराबर r ओमेगा। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ लागू होता है कब, जब वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रहा होगा तब, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देगा, परिमाण देगा, दिशा नहीं देगा। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ उससे आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। फटाफट उतारिए, तब जाकर आपको एक ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला जो है हर जगह लागू नहीं होता है, ये सिर्फ वृत्ताकार पथ के लिए लागू होता है, ठीक है। और जो कोणीय वेग होता है वो सिर्फ वृत्ताकार पथ पे नहीं होता है, अगर वस्तु सीधा रेखा में भी चलेगा तो वहां पे कोणीय वेग होगा। कैसे होगा बताएंगे, उतारिए फटाफट। चलिए हो गया जी। ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा वैलिड नहीं है, ये तब वैलिड है जब वस्तु किस पे घूम रहा होगा, वृत्ताकार पथ पे। ये नहीं कहीं ले जाकर चिपका देना, ये सब लागू हो सकरे ना होता है, ये मुख्य बात है, ध्यान में रखना। अब आगे जो बात करने वाले हैं वो तुमको ये दिखाने का कोशिश करेंगे कि क्या वृत्ताकार पथ के अलावा अगर वस्तु एक सीधा रेखा में चलेगा तो क्या वहां पे भी कोणीय वेग होगा। जो ये क्या है बात बतिया रहे हैं, क्योंकि तुमको बार बार बोल रहा है कि ये लागू तब होगा जब वस्तु वृत्ताकार पथ में चलेगा तो क्या वृत्ताकार पथ के अलावा दूसरे पथ में भी चलेगा तब वो कोणीय वेग आ जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो, बात जरा समझना। मान लो यहाँ पे चंपा है, कौन है जी, चंपा, बाल बिखेरी हुई है, और नीचे में अंकित खड़ा है। कौन खड़ा है, अंकित। ये अंकित उसको निरेख रहा है, तो ताकने के लिए अंकित को चंपा को देखने के लिए कैसे तकना पड़ेगा, इसे सीधे तकना पड़ेगा ना जी। जैसे मान लो तुम सामने हो और तुमको हमको दीदार करना होगा, तो ऐसे नहीं ताकेंगे, तो ऐसे ही भी दीदार करने के लिए उसको सीधे सीधे ताक रहा है। बाल भी बना देते हैं, उजड़ा चमन ठीक नहीं लगता, नहीं बोर्ड है तो बोर्ड पे ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन है ऐसा, ठीक है। चलो अब ये क्या कर रही है, चंपा को अंकित क्या करा, देख रहा है। देख ही सकता है, कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है, मजबूरी कुछ है, समझो। मान लो चंपा आगे चलने लगी, किधर चलने लगी, आगे चलने लगी, और चंपा जो है वो जा रही है मिलने किससे, रितेश से। किससे मिलने जा रही है जी, रितेश से। तो इधर रितेश है, इधर कौन है, अंकित। कंपटीशन हो रहा है कि चंपा जाएगी तो किधर जाएगी। मान लो कि चंपा रितेश की तरफ जा रही है, क्यों, क्योंकि रितेश तो पहले चश्मा लगा रखा है और ऊपर से ये टोपी भी लगा रखा है, हैंडसम बॉय है, ठीक है, इसीलिए किधर जा रही है, रितेश की तरफ। ये चमन पतला दुबला सा है तो इसके तरफ नहीं आ रही है। तो अब अंकित क्या करेगा, शुरू में चंपा को देखेगा, तो चंपा को देखने के लिए कैसे तकेगा, सीधा तकेगा। मान लो कि चंपा यहाँ पे आ गई, चलते चलते कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, वहीं चंपा है, ठीक है। जब चंपा वहां पे चली जाएगी तो रितेश पहले सामने ही देख रहा था, अब भी किधर देख रहा होगा, सामने ही देख रहा होगा, कोई परिवर्तन आया नहीं होगा। लेकिन अंकित के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकित को अपना गर्दन को क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। मान लो तुम सामने हो, दीदार कर रहे थे, तुम आगे ऐसे चल दिए तो तुमको देखने के लिए हमें ऐसे मोड़ना पड़ेगा गर्दन को, अरे मोड़ेंगे। तो उसी प्रकार से अंकित ने अपने गर्दन को मोड़ा कि नहीं, जब मोड़ा तो कुछ कोण में परिवर्तन होगा, अरे होगा जी। पहले जो था वह वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा था, अब धीरे धीरे वो कोण का मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे चंपा आगे जा रही है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोण का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। किसके लिए, अंकित के लिए। लेकिन रजनीश के लिए ये कोण के मान में कोई भी परिवर्तन, रितेश है, सॉरी रजनीश आ गया, रितेश के लिए कोण के मान में कोई भी परिवर्तन
नहीं हो रहा होगा। तो जब कोण के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्या इसके लिए कोई कोणीय विस्थापन हुआ, तो कोई भी कोणीय विस्थापन नहीं हुआ। लेकिन अंकित के लिए क्या हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया। लेकिन दोनों किसको देख रहा है, चंपा को। लेकिन चंपा किस रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में जा रही है। तो हम बोलेंगे एक वस्तु जब सीधा रेखा में जाएगा तो वहां पे भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का क्या हो सकता है, वेग या गति हो सकता है। यहाँ पे किस प्रकार का गति हो रहा है, कोणीय वेग हो रहा है। लेकिन रितेश के लिए इसका वेग कैसा है, रेखीय वेग है। अरे बताओ, है कि नहीं? इसके लिए किसी प्रकार का कोणीय वेग है, किसी प्रकार का कोई कोणीय वेग नहीं है। बोलेगा अच्छा, तो हम बोलेंगे जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जहां पे कोण के मान में परिवर्तन हो रहा होगा और आपको कोणीय वेग निकालना होगा, तो यहाँ पे आप वो वाला सूत्र नहीं लगा सकते हो जो कि तुम पहले लगाते थे। कौन सा, v बराबर ओमेगा गुणे आर, ये आप नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे आपको सूत्र लगाना पड़ेगा क्या, सदिश v बराबर सदिश ओमेगा अक्रॉस सदिश आर। ये जो है फॉर्मूला, ये यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगा, जब वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा होगा तब। हम बोलेंगे अगर परिमाण के रूप में अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज v बराबर ओमेगा गुणे आर लिख सकते हैं ऐसे। और क्रॉस जहाँ रहता है, क्रॉस को हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा। और साइन थीटा किसके बीच का कोण है, ओमेगा और आर के बीच का। किसके बीच का कोण है, ओमेगा और आर के बीच का। तो देखिए क्या होगा, अगर वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमेगा, कौन से पथ में, वृत्ताकार पथ में, तो वृत्ताकार पथ में ओमेगा या तो बाहर होगा या तो क्या नहीं होगा, अंदर होगा। तो ओमेगा या तो बाहर होगा या तो क्या होगा, अंदर होगा। आर जो होगा वो किधर होगा, इसी तरह से होगा। यानी आर और ओमेगा जो होगा एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर, ओमेगा बाहर आर ऐसे, तो दोनों एक दूसरे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री रहेगा तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर ओमेगा गुणे आर। लेकिन ये कब आया, जब 90 डिग्री रह रहा है तब। 90 डिग्री तभी आएगा जब वस्तु कैसे पथ में घूमेगा, वृत्ताकार पथ में घूमेगा तब। बात बजाया। तो इसीलिए हम बोलेंगे ये जो फॉर्मूला है वो कहीं पे भी लागू होगा, जहाँ पे कोणीय वेग होगा वहाँ पे इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, सिर्फ वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमेगा तब। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए इस प्रश्न में आपसे पूछ देता, मान लेते इस प्रश्न में आपको पूछ देता कि वस्तु जो है यानी जो चंपा है, चंपा जा रही है 20 मीटर प्रति सेकंड से। किधर कितना से जा रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड से। ये जो इसका वेग जो है रेखीय वेग निश्चित है, कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो हम बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड है, तो आप बताइए कि जब बिंदु Q पर पहुंच गई होगी तो उसका कोणीय वेग का मान क्या होगा। तो बोलेंगे रेखीय वेग दिया है, कौन सा वेग निकालना है, कोणीय वेग। लेकिन कोणीय वेग निकालने के लिए त्रिज्या भी तो चाहिए। तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, ये अंकित और चंपा के बीच का जो सबसे नजदीकतम दूरी होगा, यानी जो त्रिज्या होगा बिंदु Q पर, वो लेंगे। मान लीजिए इसका मान कितना है, r है। तो हम बोलेंगे ओमेगा बराबर क्या होता है, v बटे में r। ये अगर लगा देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम बोले थे v बराबर ओमेगा गुणे आर कब लागू होता है, तभी लागू होता है जब वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमेगा तब। यहाँ पे कौन सा नियम लागू करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा, ये वाला v बराबर ओमेगा गुणे आर साइन थीटा। यानी v बराबर v बटे में r साइन थीटा बराबर कुछ ओमेगा। ओमेगा निकालना तो r साइन थीटा को नीचे में ले देंगे भागा में, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v बटे में r साइन थीटा। साइन थीटा क्या है जी, यहाँ पे थीटा जो हमारा ओमेगा है और r है, दोनों के बीच क्या है, एंगल है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में साइन थीटा कॉस थीटा, कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। यानी जब आपको एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग निकालना है तो कोणीय वेग के लिए आप कौन सा वेग लीजिए, ऐसा रेखीय वेग लीजिए जो क्या है, त्रिज्या पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। जैसे में ये जो वेग आया 20 मीटर पर सेकंड, क्या ये रेडियस पे परपेंडिकुलर है, नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा है ना जी। तो परपेंडिकुलर कब होगा, जब ऐसे होगा तब ना। तो ऐसे ले आने के लिए क्या करेंगे, v का प्रक्षेपण तोड़ेंगे किस पे, ये परपेंडिकुलर लाइन पे। और जो परपेंडिकुलर लाइन पे इसका जो प्रक्षेपण होगा वही क्या होगा,
यहाँ पे रखा जाएगा और त्रिज्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फटाफट उतार लीजिए। मुख्य जो बातें हैं वो जो समझने वाली है यहाँ पे आपको लिख देते हैं, बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। V बराबर ओमेगा इंटू आर, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी पाथ के लिए लगाना चाहते हैं और वेक्टर के फॉर्म में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, V बराबर ओमेगा क्रॉस आर। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर साइन थीटा। अगर आपको ओमेगा निकालना है तो ओमेगा बराबर ये लिख सकते हैं, V परपेंडिकुलर बाई आर साइन थीटा कॉस थीटा का झंझट ही खत्म कीजिए। ओमेगा इक्वल टू क्या लिखिएगा, V परपेंडिकुलर बाई आर, यानी ओमेगा निकालने के लिए जो रेखीय वेग है अंश, वो रेखीय वेग लेना है जो आर पे कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो वाला। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ओमेगा अधिकतर पूछ दिया जाता है। तो इसी पर प्रश्न एक दो को बनाएंगे और एक अभी बनवा देते हैं, एक आपके होमवर्क के लिए। और इसी के साथ आज का अध्याय अपना समाप्त होगा। तो एक पहले प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। तो ये बात आपको समझना है कि वस्तु एक सीधा रेखा में भी चलेगा, वहाँ पे भी अलग अलग लोगों के लिए कोणीय वेग या रेखीय वेग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। भड़क रहा है का रे। चलिए करते हैं प्रश्न, जरा बताइए, करा देते हैं एक, ठीक है। उसके बाद एक घर से देंगे करने के लिए। व्यक्ति ए है और यहाँ से व्यक्ति बी है। ये व्यक्ति बी जो है वो व्यक्ति ए को देख रहा है, ठीक है। कुछ देर के बाद जब व्यक्ति बी व्यक्ति ए को देखता है तो व्यक्ति ए जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और जब जा रहा होगा आगे की तरफ तो आगे का इसका जो वेलोसिटी है, आगे जाने का जो वेलोसिटी यानी वेग है वो है 20 मीटर पर सेकंड। कितना है जी, 20 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पहुँच गया और यहाँ का जो त्रिज्या है वो त्रिज्या दिया हुआ है 10 मीटर। कितना दिया है, 10 मीटर। और यहाँ से यहाँ के बीच का जो कोण दिया है वो आपको दिया है 53 डिग्री। कितना डिग्री दिया है, 53 डिग्री। पूछा है कि बताइए ए का एंगुलर वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। हम बोलेंगे पहले ए के रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ए का एंगुलर वेलोसिटी होगा या नहीं होगा। क्या ए का कोणीय वेग होगा जी बी के तुलना में, हम बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्यों, क्यों जब ए यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो एंगल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बी के तुलना में। जब कोई एंगल में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कोणीय वेग तो आएगा ही आएगा। तो बोलेंगे बिल्कुल आएगा। तो कैसे निकालेंगे, हम बोले हैं ओमेगा निकालने के लिए आप क्या लीजिएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लीजिएगा। किस पे परपेंडिकुलर, रेडियस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भी आगे का तरफ कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है ना जी। आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड है तो अगर हम उसको ऐसे लिखें, ये वेक्टर हो गया v और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, यानी इस वेक्टर v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको लेना है। तो बोलेंगे एंगल उंगल रहेगा तब ना निकालेंगे जी। बोलेंगे बिल्कुल एंगल ले आ सकते हैं। कैसे एंगल ले आएंगे, देखिएगा ये 53 डिग्री है जी। जब ये 53 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 37 डिग्री हो जाएगा। जब ये 37 डिग्री होगा तो ये वाला भी एंगल कितना डिग्री होगा, 37 डिग्री। आइए कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा है, ये भी है। तो इसका जब कंपोनेंट तोड़ेंगे इस पे तो कितना आ जाएगा, भी कॉस थीटा आ जाएगा। तो हम बोलेंगे अगर v से आगे की तरफ जा रहा होगा तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा v का r पे किसके बराबर होगा, v cos थीटा के बराबर। तो हम बोलेंगे ओमेगा बराबर परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो आएगा v cos थीटा के बराबर डिवाइडेड बाई r, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ये v cos थीटा कौन सा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। किस पे परपेंडिकुलर, r पे। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना आया, v cos थीटा के बराबर। v का मान कितना दिया 20 और cos कितना डिग्री जी, ये वाला एंगल है ना 53 डिग्री, कॉस कितना डिग्री
53 डिग्री डिवाइडेड बाई आर। आर का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ पर रख देंगे कितना 10 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ओमेगा इक्वल टू 20 गुणे कॉस 53 डिग्री का मान तुमको बताए थे 53 37 जो है वो कॉमन यूज में आता है, क्योंकि इसका मान जो है ऐसा है कि कटाने छटाने में क्या होता है आसान होता है, इसलिए डायरेक्ट देता है। 53 है तो 53 किससे बना था 5 3 से, तो ये 5 हो गया ये 3 हो गया 37, तो इधर क्या बचेगा 4 3 4 5। तो कितना पूछा है कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री का मान कितना हो जाएगा कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे में कौन यानी 3 बटे में 5। यहाँ कितना लिखेंगे 3 बटे में 5 भागे कितना 10 5 चौके 20। ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे में 10 यानी 1.2 रेडियन पर सेकंड। इस तरह से हम क्या करेंगे निकाला करेंगे, अगर इस तरह का भी प्रश्न होगा तब। क्लियर हो गया, स्पष्ट है जी। अगला जो है आपके लिए प्रश्न है, आप बनाकर इसे लेकर आइएगा और आपको अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में एक्सेलरेशन के बारे में, कौन कौन एक्सेलरेशन होता है। नहीं अभी एक्सेलरेशन नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा भी और कुछ चीज़ पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन करेंगे थर्ड लेक्चर में, फोर्थ में वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे फोर्थ लेक्चर के अंदर, कल टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का भी। चलिए लेके प्रश्न घर से बना कर ले जाने के लिए क्या है, आपको एंगुलर वेलोसिटी बताना है किसका बी का, किसके रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में पहला। ठीक है, दूसरा आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी किसका बी का, किसके रिस्पेक्ट में सी के रिस्पेक्ट में। डायग्राम इधर दिया हुआ है, ये हो गया हमारा बी, यहाँ पे सामने में खड़ा है ए। ठीक है, ये आगे की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है कौन सी। ठीक है, बी जब यहाँ पे पहुँच गया होगा, ठीक है, तो आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी कहाँ कितना होगा एट पॉइंट क्यू पे। ये सब किस पे बताना है एट पॉइंट क्यू, जब पॉइंट क्यू पर पहुँच गया होगा तब एट पॉइंट क्यू पर पहुँच गया होगा तब। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो है आपका 20 मीटर। ठीक है, और ये जो एंगल हो गया 37 डिग्री हो गया है, और ये वेलोसिटी आगे की तरफ उतना ही है, चेंज नहीं हुआ 20 मीटर पर सेकंड। बी का बताइएगा जब पॉइंट क्यू पर पहुंच गया होगा तो ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, और सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सी के रिस्पेक्ट में तो इसी बता सकते हैं क्या, सी के रिस्पेक्ट में कोई भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा। आइए अभी भी तक रहा होगा तो सीधे ही होगा, एंगल कितना है 0 डिग्री होगा, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे पहुँच गया होगा तो अभी भी कितना है 0, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। तो वहाँ पे तो एंगुलर वेलोसिटी की बात ही नहीं होगा क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा। बनाइएगा आंसर बताइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, यानी कोणीय वेग आवर्तकाल आवृत्ति के बीच में क्या संबंध है, और उस पर अच्छा प्रश्न का अभ्यास करेंगे। आज का यहीं पे समापन। तो ऐसे ही खत्म हो गया है।